गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, रघुनाथ डिजिटल क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। मैं एच.एस. लांबा आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, देखो बेटा आपने 10th क्लास अभी पास करी है और 10th क्लास में काफ़ी बच्चों के अच्छे परसेंटेज भी आए हैं और वही बच्चे ज़्यादातर साइंस लेते हैं। कम परसेंटेज वाले बच्चे भी साइंस लेते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं इसको, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि 10th क्लास में उनसे क्या गलतियाँ हुई हैं। जो बच्चा ये अपनी कमी पता कर लेता है कि मेरे से ये गलती हुई है 10th में, इस वजह से मेरे परसेंटेज दिया है, यह चीज़ मैंने नहीं सीखी, वो बच्चा 12th में अच्छा कर लेता है जाके। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या होते हैं 10th में बहुत अच्छे परसेंटेज बना लेते हैं, 90 क्रॉस कर लेते हैं और ओवर कॉन्फिडेंट होकर घर पे बैठ जाते हैं कि मैं तो 90 प्लस वाला हूँ ना, मैं तो बिना पढ़े या एग्जाम टाइम में पढ़ के भी अच्छे नंबर ले लूँगा। वो 10th क्लास तक ही पॉसिबल है बेटा। अगर आपको 11th 12th में अच्छा करना है, अगर आपको आगे अब अच्छा करना है, तो अब आपका फाउंडेशन स्टार्ट हुआ है। 11th में अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से कर लिया, 11th 12th का फाउंडेशन अच्छे से हो गया, तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मतलब आपका बेस तैयार हो जाएगा। 10th तक आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है, बहुत अच्छी बात है, बट 11th में आपको शुरू से पढ़ाई करनी होगी। अगर आप साइंस ले रहे हो 11th क्लास में, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अब साइंस के अंदर आप कुछ बच्चे मैथमेटिक्स लेते हैं, कुछ बायोलॉजी लेते हैं, कुछ एग्रीकल्चर लेते हैं, तो सब में अच्छा स्कोप होता है। कुछ बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, साइंस मैथ्स लूँ कि बायोलॉजी लूँ कि एग्रीकल्चर लूँ। ठीक है बेटा, अपना इंटरेस्ट देखना। अगर आपका मैथ्स में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है तो मैथ्स लो, अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो बायोलॉजी लो। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आगे आपको क्या करना है, आगे आपको लाइफ में क्या करना है, अपना वो गोल डिसाइड होना चाहिए। कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट ले लेते हैं और आगे का नहीं पता क्या करना है, पढ़ाई करनी है। अरे भाई, जिंदगी भर पढ़ाई थोड़ी करनी है। आगे आप एक जगह जाके फिक्स तो हो जाओगे कि मुझे ये पढ़ाई करके ये काम करना है, ये मुझे नौकरी करनी है। तो उसके लिए आपको पहले 11th क्लास में ये आपको सोच लेना है कि मेरा आगे गोल क्या होगा, मुझे आगे करना क्या है। उसके हिसाब से आप अपने सब्जेक्ट का चयन करना। ठीक है, अपने विषय का चयन करना कि मुझे ये विषय लेना और मुझे आगे जाके ये बनना है। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना, ऐसा नहीं मैथ्स ले लो फिर मैं डॉक्टर के ख्वाब देखने लग जाऊँ। कुछ बच्चे मैथ्स ले लेते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में आके कंफ्यूज हो जाते हैं, और मुझे तो डॉक्टर बनना था, मैंने मैथ्स यूँ ही ले ली, मुझे तो पता ही नहीं था 11th क्लास में मैंने मैथ्स ले ली, तो वो गलत है। आपको इंजीनियर बनना है, बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, और बायोलॉजी ले रखी है और 12वीं क्लास में जाके 12वीं के बाद सोचो मुझे तो इंजीनियर बनना था, मैंने तो बायोलॉजी ले रखी है, तो वो बाद में नहीं होगा। आप अपना सब्जेक्ट जो है वो एक बार फिक्स कर लो कि आपको क्या करना है। ठीक है ना, वो आप अभी फिक्स कर लो। और आप देखो, स्कूल खुलने का भी कुछ फिक्स नहीं है, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना ही पड़ेगा, आपको देखना ही पड़ेगा, वीडियो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैं कुछ फिजिक्स के बेसिक वीडियोस आपको दूंगा, और केवल अगर मैं बेसिक आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो 12वीं 11वीं में फिजिक्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और वो बेसिक में आपको बताता हूँ क्या चीज़ है, जो बेसिक है ना वो बताता हूँ फिजिक्स की बेसिक क्या चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक है फिजिक्स की, आपकी 9th और 10th क्लास की जो साइंस थी ना, उसमें 3 चैप्टर पढ़े आपने फिजिक्स के। 9th क्लास की जो फिजिक्स थी उसमें 3 चैप्टर। पहला चैप्टर था, एक चैप्टर था फिजिक्स का गति वाला, जिसमें आपने दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, गति की समीकरणें, न्यूटन की गति के नियम, ये सब पढ़े थे। उस चैप्टर को 9th क्लास की बुक में जाके एक बार वापस से देखना। हालांकि मैं उस चैप्टर को 0 चैप्टर में कराऊंगा, ये तो सिलेबस जो लिखा हुआ है ना वो 11th क्लास का सिलेबस है एनसीईआरटी के हिसाब से। वो जो चीजें है ना वो 0 चैप्टर आपका बहुत लंबा चलेगा, उसमें मैं वो सब दोबारा से कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे रट के या कुछ बच्चे तो ये सोच के आते हैं फिजिक्स का पढ़ना ही नहीं है, केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही पढ़ना है, या बायोलॉजी का रट के पास हो जाते हैं, साइंस में दिक्कत ही नहीं। वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। तो एक चैप्टर जो गति वाला था उसके सारे टॉपिक एक बार हम वापस डिस्कस करेंगे कि उनमें क्या था। उसके बाद आपने पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण, उसी में आपने गुरुत्वाकर्षण और बोर्ड पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। 11वीं में भी है, 9वीं में भी था। 9वीं वाला आप दोबारा से डिस्कस करेंगे कि वहां क्या था। गुरुत्वाकर्षण के बाद एक चैप्टर था ध्वनि, साउंड वाला, ठीक है ना, वो चैप्टर भी अपने काम का है। तो वो तीनों 9वीं के चैप्टर जो है ना वो 11वीं क्लास में वापस डिस्कस होंगे, उनका कॉन्सेप्ट बहुत जगह काम आएगा, इसलिए हम उनको 0 चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद 10वीं क्लास में भी आपने अभी ताजा 3 चैप्टर फिजिक्स के पढ़े होंगे, जिसमें पहला विद्युत वाला था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाला। उसके बाद आपने कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला चैप्टर पढ़ा था, और उसके बाद आपने प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ा था, ऑप्टिक्स वाला, ठीक है ना। प्रकाश के अंदर आपने प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन के नियम सब सीखे होंगे, वो सब भी काम आते हैं। तो 6 चैप्टर जो 9वीं 10वीं के ना वो हमारे 0 चैप्टर में वापस डिस्कस होंगे बेटा, पहली बात। उसके अलावा 4-5 टॉपिक मैथ्स के, जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें तो अलग नहीं बना रखा चैप्टर, वो
बीच बीच में डले हुए हैं चैप्टर के, कहीं बीच में या पीछे हैं वो मैथ्स का टॉपिक। बोर्ड की जो बुक हुआ करती है ना, आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक हुआ करती थी पहले, उसके अंदर चैप्टर नंबर 2 प्योर मैथ्स, और उस मैथ्स के जो टॉपिक है वो सुनो ध्यान से, सदिश, अवकलन, समाकलन और लघुगणन, ये 4 टॉपिक मैथ्स के, और थोड़ा सा त्रिकोणमिति भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो भी हमारा बेसिक होता है। तो मैथ्स के समझो 5 टॉपिक जो है वो चाहे मैथ्स वाले पढ़ के आए हो चाहे नहीं पढ़ के आए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा उनको, क्योंकि वो आपकी जो फिजिक्स है ना, भौतिक विज्ञान उसकी चाबी है। भौतिक विज्ञान की चाबी क्या है बता देता हूँ, सदिश, अवकलन, समाकलन, लघुगणक, थोड़ा सा त्रिकोणमिति, लघुगणक और थोड़ा सा त्रिकोणमिति, ये 5 टॉपिक जो है ना वो फिजिक्स के ताला जो लगा हुआ है ना गेट के, उसकी चाबी है। जैसे ही आप ये 5 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हो, आपका ताला खुला, आप गेट के अंदर आओगे और सारी फिजिक्स पढ़ डालोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैथ्स के 5 टॉपिक अच्छे से क्लियर करना। अगर वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और वो 5 चैप्टर जो है वो मेरे 0 चैप्टर के सेशन होंगे। 0 चैप्टर के सेशन में वो 5 टॉपिक मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, ठीक है ना, कहीं नहीं अटकेंगे उसमें, और उनको बार बार पढ़ेंगे। अपने को फिजिक्स बुक बाद में देखनी है, अपने को वो 5 टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं। 5 टॉपिक वो 9th 10th के 6 चैप्टर, ये हमारा 0 चैप्टर होगा। देख लो 0 चैप्टर कितना बड़ा है, कम से कम आपको 30 दिन पहले, 30 दिन से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा उसको, 30 दिन तक हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद में 11वीं की जो सिलेबस है उसके बारे में बताता हूँ। आप एक चीज तो ये दिमाग में रखना है कि भैया 11वीं का सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, आपका पैटर्न चेंज हुआ है। पहले आपका बोर्ड पैटर्न था, आरबीएसई बोर्ड पैटर्न चल रहा था, उसकी बुक अलग हुआ करती थी। अब आपका जो पैटर्न है वो सीबीएसई पैटर्न हो गया। पूरे भारत में एनसीईआरटी की बुक लगी है, 11th क्लास में पूरे भारत में एनसीईआरटी की बुक लगी है, और एनसीईआरटी की बुक कॉमन है, जो सीबीएसई वाले बच्चे पढ़ते हैं वही आरबीएसई वाले पढ़ेंगे। तो उसमें आपके पास 2 बुक हो गई है, एनसीईआरटी की आपके पास 2 बुक है। पहले एक बुक में हुआ था, करता था पूरा सिलेबस, अब आपका सिलेबस 2 बुक्स में डिवाइड हो गया। हम पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करेंगे। फर्स्ट बुक में 5 चैप्टर हैं और सेकंड बुक में भी 5 चैप्टर है। फर्स्ट बुक का पहला जो चैप्टर है ना बेटा, वो है भौतिक जगत तथा मापन। बहुत छोटा चैप्टर, एक दिन में हो जाता है आराम से। भौतिक जगत में हम फिजिक्स के टाइप्स पढ़ते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं क्या होती है, उस फिजिक्स कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से जुड़ी होती है, ठीक है। तो जितनी भी हम नई टेक्नोलॉजी देखते हैं वो सब फिजिक्स के अंदर ही आती है, भौतिकी के अंदर ही आती है। जैसे आप मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हो, नई नई जो टेक्निक आप देखते हो लाइफ में, तो वो सब किस में आती है बेटा, फिजिक्स के अंदर, वो सब किस में आती है, फिजिक्स में। तो भौतिक जगत के अंदर हम टाइप्स ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। वैसे जनरल 2 टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन जो पुरानी वाली फिजिक्स है उसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ते थे, और मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब इसके अंदर दिए हुए, ठीक है। तो उसको हमें केवल रीड करना है, उसमें पढ़ने का कुछ भी नहीं है। अगला टॉपिक है मापन, मेजरमेंट। मापन बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स क्या डेली लाइफ में भी बिना मापन के काम नहीं चलता, डेली लाइफ में भी बिना मापन के काम नहीं चलता। जैसे मार्केट गई, मुझे चीनी खरीदनी है, चावल खरीदने हैं, तो मैं उसका मापन जरूर बोलता हूँ कि भैया मुझे 5 किलो चीनी तौल के दे दो, मैं सही बोलता हूँ। ऐसा तो नहीं बोलता कि भैया मुझे 5 चीनी दे दो। अगर मैं 5 चीनी बोलूंगा तो दुकानदार पागल समझेगा, भगा देगा, क्या क्या मांग रहा तुमने बस, ठीक है। तो उसको मापन जरूर बोलना पड़ेगा, मतलब उसको मेजरमेंट के लिए जरूर बोलना पड़ेगा कि 5 किलोग्राम चीनी दे दो, 5 किलोग्राम चावल दे दो, जो भी आप बोलते हो। तो यूनिट उसको हम बोलते हैं, मात्रक भी बोलते हैं। भौतिक राशि जो होती है उसका मात्रक लगाना बहुत जरूरी होता है। बिना मात्रक की कोई भी भौतिक राशि परिभाषित नहीं होती है। तो हमें भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए उसका मात्रक लगाना बहुत जरूरी होता है। तो मापन भी आप इस चैप्टर में करोगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है गति की, मोशन, अंग्रेजी में इसको मोशन बोलते हैं। और इस वाले चैप्टर के अंदर अपन गति पढ़ेंगे, केवल टाइप्स ऑफ गति पढ़ेंगे, कितने प्रकार की गति होती है, एक दिशा में गति, एक में गति, 2 दिशाओं में गति, 2D में गति, द्विमी में गति, 3D में गति। तो टाइप्स ऑफ मोशन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, कई तरह की गतियां पढ़ेंगे हम। तो ये चैप्टर नंबर 2 होगा। हम यहाँ प्योर फिजिक्स में आ जाते हैं। तीसरा चैप्टर है गति के नियम, न्यूटन की गति के नियम। इसमें बल वगैरह की बात करेंगे, न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, इसमें बल के जो है ना वर्तुल गति भी इसके अंदर आएगी, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगला चैप्टर तो आपका पढ़ा हुआ है कार्य ऊर्जा शक्ति, 10वीं क्लास में पढ़ लिया। वहाँ थोड़ा सा आपने शॉर्ट में पढ़ा था, यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा होंगे, डिटेल से चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके अगला चैप्टर है ग्रहों की निकाय की गति एवं दृढ़ पिंड, मतलब बॉडी आ गई आपके पास, दृढ़ पिंड है, उसको घूर्णन गति कराना है। इस चैप्टर का एक्चुअल नाम है घूर्णन गति। तो ये भी एक गति का प्रकार है। तो जब हम किसी बॉडी को घूर्णन कराएंगे, मतलब किसी अक्ष के अनुदिश गति कराएं, तो उसका प्रत्येक कण गति करता है, प्रत्येक कण घूमता है।
गुणन करता है। तो वो वाले जो कॉन्सेप्ट है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से 5 चैप्टर फर्स्ट बुक के कंप्लीट हो जाते हैं और ये फर्स्ट बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड बुक जो है उसमें भी 5 चैप्टर है और उसका फर्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 गुरुत्वाकर्षण, जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है। ग्रेविटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो न्यूटन ने कॉन्सेप्ट निकाले थे कि कोई वस्तु ऊपर से गिराते तो नीचे क्यों गिरती है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना। सेब नीचे ही क्यों गिरा था, ठीक है ना। न्यूटन भाई साहब के ऊपर सेब गिरा था, वो कॉन्सेप्ट याद है, कहानी सुनी होगी आपने कि न्यूटन पेड़ के नीचे सो रहा था, सेब के पेड़ के नीचे सो रहा था, सेब ऊपर आके गिरा तो सोचा भाई ये नीचे कैसे आया, ऊपर क्यों नहीं गया। अगर उस दिन वो सेब को खा के बैठ जाता, सेब को चुपचाप खा लेता और ज्यादा दिमाग नहीं लगाता तो हमें इतना नहीं पढ़ना पड़ता। ऐसा ही है ना बेटा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण की खोज करी थी वो सारा कॉन्सेप्ट, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, नीचे गिरती तो वस्तु में त्वरण भी होता है, वो क्या होता है, ठीक है ना। गुरुत्वीय विभव पढ़ेंगे, कई सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिटेल से पढ़ेंगे, 9th क्लास में बहुत छोटा सा पढ़ा था। उसके आगे है द्रव्य के गुणधर्म। द्रव्य के अंदर हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस, इन सब के गुणधर्म। वो वाला चैप्टर वो वाला कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है उष्मागतिकी, ताप से संबंधित। हीट और जो हीट की बात करें या उष्मा की बात करें वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उष्मागतिकी, इंजन भी पढ़ेंगे, उष्मागतिकी, कार्बो इंजन इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि एक वस्तु से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट का ट्रांसफर कैसे क्या होता है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है गैस के अणुगतिक सिद्धांत। गैस के अणुगतिक सिद्धांत कि इसके अंदर हम ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि भाई किसी सिस्टम के अंदर, सिलेंडर के अंदर गैस के जो अणु हैं, ताप बढ़ाने से वो कैसे, उनकी गति का, उनका वेग क्या होता है, ताप बढ़ाने से वेग घटता है कि बढ़ता है, क्या है कॉन्सेप्ट। तो गैस के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर आपका सरल आवर्त गति एवं तरंगें। ये आपका जो नवी वाला चैप्टर है ना बेटा, ध्वनि वाला, साउंड वाला चैप्टर, उससे संबंधित है, उससे संबंधित है। सरल आवर्त गति में जो कण गति करते हैं, तरंग की बात गति करते हैं, वो बेटा कुछ इस तरह की होती है गति, माध्य स्थिति के इस तरह की जो गति होती है उसको हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। अगर माध्यम के कण या कोई वस्तु इस तरह से गति करती है तो उसे बोला जाता है सरल आवर्त गति, ठीक है ना। आपने ऐसे देखा होगा कॉन्सेप्ट कई बार, ठीक है। तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस तरह से हम टोटल 10 चैप्टर कवर करते हैं बेटा, और बहुत आसान होते हैं, ठीक है ना। सिलेबस बहुत आसान है, आपको 0 चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगली क्लास में मैं 0 चैप्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट करूंगा और कम से कम 1 महीना चलेगा। 0 चैप्टर आपका 1 महीना चलेगा। जिसने 0 चैप्टर कर लिया उसने फिजिक्स कर ली, और जिसको 0 चैप्टर नहीं आता उसको फिजिक्स कभी समझ नहीं आएगी, ये लिख लेना, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 10 चैप्टर हम पढ़ेंगे, आपका जो पैटर्न अभी तक का जो चल रहा था उसमें यही था कि 100 मार्क्स अर्धवार्षिक तक होते थे, 100 मार्क्स फिर वार्षिक वाले होते थे, जिसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स भी होते थे। अर्धवार्षिक में 100 मार्क्स में आपके टेस्ट वगैरह भी आते थे। वार्षिक परीक्षा जो होगी उसमें 30 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे, 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें पूरा सिलेबस आता है। अर्धवार्षिक में ऑलमोस्ट 70% सिलेबस आता है। कुछ चैप्टर इस बुक के आएंगे, कुछ चैप्टर इस बुक के आएंगे। तो इस तरह से हम पूरा सिलेबस डिस्कस करते हैं और अगली क्लास में हम 0 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे बेटा। थैंक यू।